बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। अब जो इस हफ्ते के लेक्चर में हम देखेंगे कि सॉर्टिंग कैसे करते हैं। अब आप ये कहेंगे कि मैं सॉर्टिंग के एल्गोरिथम तो हमने पहले ही देख लिए थे। हमने कौन से देखे थे? हमने मर्ज सॉर्ट देखा था और हमने इंसर्शन सॉर्ट जो है वो देख लिया हुआ पहले। लेकिन इस दफा जो स्टोरी थोड़ी डिफरेंट है कि हम प्लेन एल्गोरिदम के बजाय हम थोड़े से रैंडमाइज एल्गोरिदम जो है ना वो देखेंगे। अब रैंडमाइज से क्या मुराद है कि मर्ज सॉर्ट और इंसर्शन के अंदर आपके पास स्ट्रेट फॉरवर्ड लाइंस थी और आपको पता था कि ये लाइन वन ने यही करना है और लाइन टू ने यही करना है, कोई अदर पॉसिबिलिटी एग्जिस्ट नहीं करती। रैंडमाइजेशन का मतलब है कि हम कुछ ऐसे इवेंट्स अपने कोड में ऐड करते हैं कि जिससे आप चीज़ों को अपनी मर्जी से नहीं चला सके। जैसे फॉर एग्जांपल जब हमने सिलेक्ट की प्रॉब्लम की थी लास्ट वीक के लेक्चर में, तो हम उसमें पिवट को सिलेक्ट करते थे पूरी अरे में से ना। तो एक तो ऑप्शन होती है कि आप लेट्स से फिक्स कर लें कि आपने मिड एलिमेंट को पिवट जो है वो सिलेक्ट करना है अरे के अंदर से। लेकिन एक ऑप्शन ये है कि आप रैंडमली पिक करें कि वो स्टार्ट ऑफ द अरे में या एंड ऑफ द अरे में या इधर कहीं से भी कोई भी एलिमेंट पिक हो सकता है। यानी इसका मतलब है कि अब चीजें आपके कंट्रोल में नहीं है, पिवट सिलेक्शन आपने रैंडमली पिक किया है। तो इसका मतलब है कि अगर चीजें कुछ रैंडमनेस ऐड हो जाती है तो हम इस लेक्चर में ये ऑब्जर्व करेंगे कि देखेंगे कि क्या इससे जो उनके हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटीज निकालते हैं एल्गोरिदम की, उनके ऊपर क्या फर्क पड़ता है, क्या उनके एनालिसिस का तरीका डिफरेंट हो जाएगा या उसी तरीके से हम कर सकते हैं जैसे हम नॉर्मली पहले कर रहे थे। क्योंकि जाहिर है पिवट की सिलेक्शन से आगे एल्गोरिदम में बहुत ज़्यादा चेंज आ सकती है। तो ये चीज़ें हमने देखनी है। इस पर्टिकुलर पार्ट वन में हमने ये पहली तो ये बात देखनी है। फिर इसके अलावा इसके एनालिसिस में कुछ हमें प्रोबेबिलिटी के कंसेप्ट जो हैं वो सीखने पड़ेंगे, उसको हम थोड़ी सी एक रिविजन करेंगे। और एक एल्गोरिदम है बोगो सॉर्ट जिसको हम इस लेक्चर में देखेंगे। अच्छा, लास्ट लेक्चर में हमने सिलेक्ट प्रॉब्लम किया था, के सिलेक्ट प्रॉब्लम को हमने देखा था और हमने उसको डिवाइड एंड कनकर की अप्रोच से किया था कि एक मेन है, फिर हमने सब टास्क में उसको डिवाइड किया था और फिर उनको सॉल्व किया था। और ये जो टोटल है ये हमारे पास बिग ऑफ एन टाइम में वर्स्ट केस में भी बिहेव कर रहा था, इस पे हम बहुत खुश थे कि बिग ऑफ एन बहुत अच्छा है। तो लेकिन मेन बात कहाँ पे आके फंसती थी? पिवट सिलेक्शन के ऊपर कि पिवट आपने सही सिलेक्ट किया है तो काम सही होगा। जैसे हमने ये ग्राफ भी डिस्कस किया था कि हमारे पास चार फ्लेवर्स थे के सिलेक्ट प्रॉब्लम को डिस्कस करने के लिए। ये जो है ये वर्स्ट पिवट, अगर हमेशा ही हम ऐसा पिवट पिक करें जो सबसे बुरा हो तो टाइम जो है वो इस तरह से शूट करता है इवन के शुरू की वैल्यूज के ऊपर ही जो काउंट है अरे का। इसी तरह से जो हमारे पास फैंसी पॉइंट का एल्गोरिदम जो हमने बनाया था, जिसमें हमने सारे प्रॉपर तरीके से काम किए थे, मीडियंस वगैरह देखे थे, तो उसका टाइम इतना है। मर्ज सॉर्ट के सिलेक्ट का टाइम इतना, और जो रैंडम पॉइंट अगर हम रैंडमली पिवट सेलेक्ट करें तो उसका जो टाइम है वो यही वो सबसे कम हो रहा है। हालांकि रैंडमनेस में हमारे पास कंट्रोल कोई नहीं है, ये कंट्रोल इन्वायरमेंट के पास चला जाता है कि पिवट कौन सा सिलेक्ट हो रहा है। लेकिन यहाँ पे जो है वो हम खुद ऑब्जर्व कर रहे हैं कि अक्सर औकात जो रैंडम बिहेवियर होता है वही हमें सूटेबल रिजल्ट्स दे रहा होता है, क्योंकि रैंडमनेस ही डुप्लीकेट कर रही होती है एनवायरनमेंट का स्टेटस। क्योंकि हमें नहीं पता कि कौन सा बंदा पहले आ रहा है, कौन अपना नाम पूछ रहा है। जैसे नादरा के दफ्तर में हो सकता है एक दिन 200 लोग आ जाएं, अगले दिन 250 लोग आ जाएं, सो ऑन। तो ये रैंडमनेस है। तो रैंडमनेस जो कि रियलिटी में भी एग्जिस्ट करती है, तो अल्गोरिदम भी रैंडम बिहेवियर ऐड करने से कुछ अपने एवरेज केसेस की तरफ चले जाते हैं। तो उनका जो एवरेज केसेस है वो ओवरऑल बेहतर परफॉर्मेंस दे रहा होता है। तो वर्स्ट केस आपको पता है कम ही आता है, लेकिन हम दोनों एंगल से अपने एल्गोरिदम को देख रहे होते हैं। अच्छा, अब रैंडमाइज एल्गोरिदम में हम क्या करेंगे? हम जैसे डिस्कस किया रैंडम चॉइसेस करेंगे अपने एल्गोरिदम में और फिर अज्यूम करेंगे कि हमारा एल्गोरिथम सही चलता है और ये भी अज्यूम करेंगे कि हमारा एल्गोरिथम जो है वो तेज चलेगा। सो रैंडमनेस से मुराद एक और चीज भी है, जैसे डाइस को आप थ्रो करते हैं, ये एक रैंडम बिहेवियर है, थ्रोइंग अ डाइस। क्योंकि डाइस को फेंकने से आप नहीं बता सकते कि जो उसकी फेस वैल्यू है वो वन आ सकती है, टू, थ्री, फोर या फाइव या सिक्स, इनमें से क्या आ सकती है, यू डोंट नो। और अगर डाइस जो है वो बायस नहीं है, बायस का मतलब ये है कि कहीं से टूटा हुआ नहीं है या कोई इस तरह की बात नहीं है कि उसके इंक्लाइनेशन ज्यादा तीन लाने के ऊपर है कि छह लाने के ऊपर है। तो अनबाइस्ड जो डाइस है उसकी हर जो फेस वैल्यू आने की प्रोबेबिलिटी 1/6 है। क्योंकि हमारे पास टोटल इवेंट्स जो हैं
जो टोटल वैल्यूज है हमारे पास वो 6 आ सकती हैं, और हर एक को आने की प्रोबेबिलिटी कितना चांस है हर एक के आने का। 1 के आने का चांस कितना है, 1/6। 2 के आने का चांस कितना है, 1/6। 3 का भी 1/6, और इन सब का भी 1/6। तो ये प्रोबेबिलिटी कहती है कि चांस कितना है एक इवेंट के अकर होने का। इंटरेस्टिंगली आपके पास जितने इवेंट्स हैं, अगर 6 इवेंट्स है एक डाइस को रोल करने से, तो आप अगर सबकी प्रोबेबिलिटीज, अगर एक इवेंट की 1 है, दूसरे की 2 है, और सो ऑन 6 इवेंट्स की आप प्लस करेंगे, तो इट विल बी इक्वल टू 1। ये 1 से बड़ी नहीं होगी, इस बात का हमने खास ख्याल रखना है कि ये बात हम कहीं नहीं कह सकते कि प्रोबेबिलिटी 1.2 है, नहीं, ये नहीं एग्जिस्ट कर सकती, क्योंकि वो टोटल इवेंट्स में से कुछ हिस्सा होती है, इसलिए वो कभी 1 से एक्सीड ही नहीं करेगी। ओके, सो अब जब एक और चीज है यहाँ पे, आप देखें कि जब हमने सिलेक्ट को रैंडम पिवट से सॉल्व करना शुरू किया था ना, तो वो भी हमारे पास जो है वो रैंडम एल्गोरिदम बन जाता है, और वो तब भी चल रहा होता है, और वो तब भी फास्ट होता है। आज हम क्या करेंगे, हम ये देखेंगे कि रैंडमाइज एल्गोरिदम को, जो नेक्स्ट लेक्चर है, मोस्ट में यहाँ से थर्ड लेक्चर बनेगा इस वीक का, इसमें हम देखेंगे इसका एनालिसिस किस तरह से करना है। आज के लेक्चर में हमने ये बोगो सॉर्ट पढ़ना है, और क्विक सॉर्ट हम सेकंड लेक्चर में पढ़ेंगे। सो बोगो सॉर्ट की कोई अहमियत नहीं है, ये सिर्फ पढ़ाने के पर्पज के लिए आपको दिखा रहे हैं, तो लेकिन असल इंपॉर्टेंस जो है वो क्विक सॉर्ट की है, जो कि बाद में आप देखेंगे। अच्छा, अब सबसे पहले आगे जाने से हमें प्रोबेबिलिटी के कुछ कंसेप्ट को सीखना है। उसमें से एक कंसेप्ट है रैंडम वेरिएबल का। रैंडम वेरिएबल हमारे पास मैथ का कंसेप्ट नहीं है कि आप कहें कि ये एक्स और ये वाई इस तरह के वेरिएबल्स हैं जो कि हों, मिलता जुलता कंसेप्ट है। वेरिएबल जैसे कई डिफरेंट वैल्यूज ले सकता है, इसी तरह से रैंडम वेरिएबल भी कई डिफरेंट वैल्यू ले सकता है। इसकी डेफिनेशन क्या है? A variable whose values depend on outcomes of a random phenomena। ऐसा वेरिएबल जो इसकी वैल्यूज डिपेंड करती हैं, जो भी आप अपना कोई इवेंट कर रहे हैं उसके आउटकम के ऊपर। जैसे मैंने कहा था कि मैं अगर डाइस को रोल करती हूँ, तो डाइस को रोल करने से अगर मैं एक वेरिएबल, ऐसा रैंडम वेरिएबल बना लूं जिसमें ये, इसको मैं कहती हूँ कि फेस वैल्यू ऑफ डाइस, अगर मैं ये बना लूं, तो इसकी क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं? ये 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 4 5 6, ये कोई भी वैल्यू ले सकता है। ठीक है, तो ऐसा वेरिएबल जिसकी वैल्यूज डिपेंड करती हैं किसी रैंडम फिनोमिना के आउटकम के ऊपर। सो रैंडम यहाँ पे एक मेन बात है कि जो फिनोमिना है, जो इवेंट अगर हो रहा है वो रैंडम हो, और उस इवेंट के अकर होने के नतीजे में जो भी आउटपुट या आउटकम आती है वो उस वेरिएबल को मिल सकती है। तो फॉर एग्जाम्पल, अगर आप कॉइन जो है वो फ्लिप करते हैं, फ्लिप अ कॉइन, अब उसकी क्या पॉसिबिलिटीज हैं कि वो हेड्स भी आ सकता है, वो टेल्स भी आ सकता है। लेकिन अब ये, अब आप इसको कैसे कहेंगे? कॉइन को फ्लिप करने से रैंडम वेरिएबल की वैल्यू एच हो गई, या कॉइन को फ्लिप करने से रैंडम वेरिएबल की वैल्यू जो है वो टी हो गई। लेकिन ये कि हम इसको और तरीके से भी अगर चाहें तो लिख सकते हैं। जैसे मैं ये कह दूं कि मेरा रैंडम वेरिएबल एक्स है, इसको जब भी कभी कॉइन फ्लिप करने से हेड आएगा तो इसकी वैल्यू 1 होगी, और अगर मैं इसको फ्लिप करती हूँ और टेल्स आता है तो इसकी वैल्यू जो है वो 0 होगी। तो अगर से मैं इस तरह से करना शुरू हो जाऊं तो ये इंडिकेटर रैंडम वेरिएबल बन जाता है। इंडिकेटर रैंडम वेरिएबल का मतलब है कि जब मैं सिर्फ 1 या 0 की टर्म्स में वैल्यूज को असाइन कर रही हूँ, तो वो रैंडम वेरिएबल की टाइप को हम इंडिकेटर रैंडम वेरिएबल जो है वो कहना शुरू कर देते हैं। इसी तरह से अगर मेरे पास एक और रैंडम वेरिएबल है y, जो ये कहता है कि सम ऑफ अपवर्ड फेस आफ्टर रोलिंग 7 डाइसेस, यानी कि अब बात, ये क्या वेरिएबल है, ये कहता है कि डाइस 1 को पहले रोल करें, फिर डाइस 2 को रोल करें, फिर डाइस 3, सो ऑन। जब आप 7 डाइसेस रोल करेंगे, और जब सारे डाइसेस को रोल करके सबकी जो जो फेस वैल्यू आएगी, हो सकता है इसकी 2 आई हो, उसकी 3 आई हो, उसकी 1 आई हो, उसकी 4 है, 3 अगेन, और समथिंग, तो इन सब की जो टोटल सम है, वो जो भी वैल्यू है वो इसकी वैल्यू होगी रैंडम वेरिएबल y की। ठीक है, तो अब जो डोमेन है रैंडम वेरिएबल की, उसको हम सैंपल स्पेस कहते हैं। ठीक है, डिफाइंड एज अ सेट ऑफ पॉसिबल आउटकम्स, यानी कि जितने पॉसिबल आउटकम आ सकते हैं
वो हम कहते हैं। तो ये जब हम कहते हैं डाइस की जो सैंपल स्पेस है, अगर एक सिंगल डाइस रोल होता है, डाइस वन, तो उसकी सैंपल स्पेस क्या हो सकती है, इसमें 6 वैल्यूज आ सकती है, 1 2 3 4 5 6। लेकिन अगर मैं बात करती हूँ कि सम ऑफ दो डाइसेस अगर रोल होते हैं और मैं कहती हूँ कि इन दोनों का सम है, तो अब हमारे पास सैंपल स्पेस थोड़ी सी चेंज हो गई है, क्योंकि फेस वैल्यू का मतलब ये है कि अब मिनिमम सम 2 भी आ सकता है, 3 4 5 सो ऑन, और 12 तक सम जा सकता है, क्योंकि दो डाइसेस जो है वो रोल हो रहे हैं। तो अगर दोनों डाइसेस के ऊपर 6 6 आ जाता है तो सम 12 होगा। अगर एक डाइस के ऊपर एक आता है, दूसरे पे भी एक आता है, तो 2 होगा, और बीच बीच में सारी वैल्यूज जो है वो एग्जिस्ट करेंगी। तो सैंपल स्पेस जो है वो इस तरह से चेंज होती है। ठीक है। इसी तरह से हमारे पास रैंडम वेरिएबल के आगे से कैटेगरीज हैं, डिस्क्रीट और कॉन्टिन्यूस रैंडम वेरिएबल्स। डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल्स वो है जो कि फिक्स वैल्यूज ले रहे होंगे, और कॉन्टिन्यूस वो होंगे जो किसी इंटरवल के अंदर हम ले रहे होंगे, जैसे मे बी हो सकता है 2.3 और इस तरह से। तो ये रैंडम वेरिएबल्स की टाइप आ सकती हैं। अगर डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल को हम उसकी डिस्ट्रीब्यूशन, वो किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट हुआ हुआ है, उसका कोई ग्राफ वगैरह देखना चाहेंगे, तो उसको हम प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन कहेंगे। और अगर कॉन्टिन्यूस वेरिएबल का देखना चाहेंगे तो हम उसको डेंसिटी फंक्शन कहेंगे। ठीक है। अब यहाँ पे हम ये भी देख लेते हैं छोटी सी एग्जांपल के आउटकम्स ऑफ ए रैंडम वेरिएबल। अगर तो हेड्स आता है तो फिर हम उसको क्या कहेंगे, +1, और अगर टेल्स आता है तो हम उसको कहेंगे -1। लेकिन इंटरेस्टिंगली उन दोनों की जो एग्जिस्ट करने की प्रोबेबिलिटी है वो 1/2 ही रहेगी, क्योंकि दोनों का इक्वल चांस है अगर होने का। दो इवेंट्स हैं, हेड की भी 1/2 होगी और टेल्स की भी 1/2 होगी। अब डिस्ट्रीब्यूशन का कंसेप्ट थोड़ा सा और एक्सप्लोर करते हैं कि वो है क्या। डिस्ट्रीब्यूशन, जैसे मैंने कहा था कि हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देख रहे होते हैं किसकी, प्रोबेबिलिटी की, उनके आउटकम्स के साथ। यानी कि अभी एज्यूम करें हमारे पास डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल है, ऐसा रैंडम वेरिएबल जो कि वैल्यूज डिस्क्रीटली ले रहा है। जैसे डाइस को रोल हमने करना था, तो पॉसिबल वैल्यूज हमारे पास ये 1 2 3 4 5 और 6। और अगर हमने कॉइन को फ्लिप करना होगा तो मे बी हमारे पास जो है वो वैल्यूज आ रही हो 1 और -1, और कुछ जो भी हम अज्यूम करना चाहें कि यहाँ पे हम रख रहे हैं। तो डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब ये है कि लिस्ट ऑफ प्रोबेबिलिटीज, प्रोबेबिलिटीज की लिस्ट एसोसिएटेड विद ईच ऑफ द पॉसिबल वैल्यूज। यानी कि 1 आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, P1, 2 आने की प्रोबेबिलिटी P2, 3 आने की P3, ये P4, ये P5, ये P6। तो ये जो लिस्ट है, ये लिस्ट एसोसिएटेड विद इट्स पॉसिबल वैल्यूज, ये जब हम ड्रॉ करते हैं एक ग्राफ में, तो फिर हमारे पास वो डिस्ट्रीब्यूशन कहलाती है। जैसे हो सकता है हम यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, हो सकता है मैं ना 20 दफा डाइस को रोल करती। ठीक है। तो अगर लेट्स से कोई बाइसनेस है, बाइसनेस मौजूद है, अगर अनबाइस होता तो फिर तो तकरीबन सबके आने की प्रोबेबिलिटी एक जैसी होनी चाहिए, विच इज 1/6। तो यहाँ पे अगर मैं 1/6 को स्केल कर लूँ, तो अनबाइस केस में अगर इवेंट आता है तो ये सबकी तकरीबन सेम ही डिस्ट्रीब्यूशन प्लॉट हो रही है, क्योंकि 1 जो है वो भी इसकी इतनी आने की प्रोबेबिलिटी है, 2 की भी इतनी, एंड सो ऑन। लेकिन अगर बाइसनेस मौजूद है, थोड़ी सी कहीं गड़बड़ मौजूद है, हो सकता है 1 आने की प्रोबेबिलिटी होती मे बी 2/6, और जो है वो 2 आने की प्रोबेबिलिटी जो होती होती मे बी 1/6, और 3 आने की प्रोबेबिलिटी भी हो सकता है 1/6 होती, और 4 आने की जो है वो भी 1/6 होती, और 5 और उसकी जो है वो 2/6 होती। ये 5 आने की 0 होती है और 6 आने की भी 0 होती, ऐसे कर लेते हैं। तो अब यानी कि एग्जिस्टेंस हो सकती है कि अब जो हमारा डाइस है वो फेयर नहीं रहा, नॉट फेयर डाइस, जिसका मतलब है कि वो कहीं ना कहीं पे, जैसे 5 और 6 आने की कोई प्रोबेबिलिटी नहीं है, कि 5 और 6 कभी आ ही नहीं सकता, कि हो सकता है डाइस वहां से थोड़ा सा करप्ट किया हो या तोड़ा हुआ हो, जिसकी वजह से वो नहीं हो रहा। तो अब इस केस में डिस्ट्रीब्यूशन थोड़ी सी डिफरेंट हो जाएगी, क्योंकि जब ये अगर 1/6 है, ये 2/6 है, और नीचे आप वही जो वैल्यूज लिखें, तो 1 आने की प्रोबेबिलिटी 2/6 है, 2 आने की 1.6 है, 3 आने की भी यही है, 4 की भी यही है, लेकिन इनकी 6 और 0 है। अब इस केस में आपकी डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो डिफरेंट हो गई है, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन आपको नजर आ गई है। लेकिन एक चीज जो आपने ध्यान में रखनी है कि इन सारी प्रोबेबिलिटीज का जो सम है, जो यहाँ पे जैसे गिवन है कि इट शुड बी इक्वल टू 1, और प्रोबेबिलिटी कभी भी 0 और 1 से बड़ी नहीं हो सकती है। 0 भी हो सकती है, 1 भी हो सकती है, लेकिन
इससे बड़ी या छोटी नहीं हो सकती। तो अगर आप इन सबको सम करें 2/6 प्लस 1/6 प्लस 1/6, तो ये हमारे पास क्या हो गया है, ये हमारे पास कम हो गया। तो अगर 2 3 4 5, हाँ जी, अगर ये भी 1/6 हो जाता तो ये हमारे पास पूरी हो जाएगी। बाकी 0 है, हम 5 को 1/6 कह देते हैं तो ये 1 हो जाएगी। सही है, तो यहाँ पे ये भी इसी के ऊपर है। ठीक है, तो इट शुड नेवर एक्सीड 1 एंड इट शुड नेवर बी बिलो 0। अब डिस्ट्रीब्यूशन की एग्जांपल देख लेते हैं। सपोज एक वेरिएबल था जो कि 3 वैल्यूज ले सकता है, 1 2 3 और 4। ठीक है, अब जो है उनके उनके लिए प्रोबेबिलिटीज, हर एक वैल्यू की क्या क्या प्रोबेबिलिटी है वो हम देख लेते हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 2 या 3, यानी वो प्रोबेबिलिटी कि x 2 है या 3 है, वो एक्चुअली में इक्वल है इस चीज की प्रोबेबिलिटी के, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 2 और प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 3, which is also equal to probability of x equal to 2 plus probability of x equal to 3। इसको आपने इतना जनरल रूल नहीं बना लेना, क्योंकि इस टाइम पे ये दोनों इंडिपेंडेंट इवेंट है, एक के होने से दूसरे को फर्क नहीं पड़ा। तो इन दोनों का जो सम है वही, इन ये जो टोटल प्रोबेबिलिटी है और वाले केस की वही होगा। तो अब इसका क्या होगा, 2 और 3 का, इट इज एक्चुअली 0.3 प्लस 0.4, क्योंकि प्रोबेबिलिटी x की वैल्यू 2 होने की 0.3 थी और 3 होने की 0.4 थी। तो इन दोनों के अकर करने की जो प्रोबेबिलिटी है वो 0.7 होगी। ठीक है, इसी तरह से आपसे पूछा जा सकता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर देन 1 किसके इक्वल है, कि x की वैल्यू जो है वो 1 से बड़ी आए। इन ये भी पूछा जा सकता है ना कि इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है कि 1 से ज्यादा वैल्यू डाइस आ सकती है। तो वो हमारे पास जाहिर है क्या होगा, अगर हम कॉम्प्लीमेंट रूल के तहत सोचें कि अगर टोटल प्रोबेबिलिटी 1 है, तो अगर हमें इवेंट x इक्वल टू 1 की प्रोबेबिलिटी पता चल जाए, तो जो बाकी प्रोबेबिलिटी होगी वो उसकी हो जाएगी कि x 1 से ज्यादा की वैल्यूज कौन सी आ रही हैं, क्योंकि टोटल वैल्यूज 1 2 3 4 4 है ना। तो x से बड़ी इन तीन की प्रोबेबिलिटीज का सम होगा। तो अगर 1 की पता चल जाए तो इसमें से हम इसकी माइनस कर लें, तो हमारा जो है वो काम हो जाएगा कि हमें 1 ग्रेटर देन 1 की वैल्यू पता चल जाएगी, जो कि 0.9 है। अब ये 0.3 और 0.4 कहाँ से आएगी, ग्राफ से आ रहा है, जहाँ हमें ये पता है कि 1 के आने की प्रोबेबिलिटी 0.1 आ रही थी, 2 के आने की प्रोबेबिलिटी 0.3 है, 3 के आने की प्रोबेबिलिटी 0.4 है, और 4 के आने की प्रोबेबिलिटी जो है वो 0.2 है। और अगर हम इन सब को सम करें तो ये टोटल जो है वो 1 होगा। सो ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है, लेकिन ये डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल की है। इसी तरह से कॉन्टिन्यूस रैंडम वेरिएबल की भी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन होगी, और लेकिन ये कि उसमें वैल्यूज जो है वो हमारे पास कॉन्टिन्यूस होंगी। अभी पढ़ाते हुए ऐसी बहुत सी बातें हैं जो मैं आपको डिटेल में नहीं प्रोबेबिलिटी के मुतालिक बता रही हूँ, मैं बहुत हाई लेवल पे बता रही हूँ। उसकी एक रीज़न यही है कि उतना ही बता रही हूँ कि जितना काफ़ी है आपके लिए अगला एनालिसिस समझने के लिए, क्योंकि ज़्यादा डिटेल में जाएंगे तो फिर वो तो पूरा प्रोबेबिलिटी का कोर्स हो जाएगा। अब मुझे अंदाज़ा नहीं कि आप पहले प्रोबेबिलिटी पढ़ चुके हैं कि नहीं, तो ये समझ लें कि अगर पढ़ चुके हैं तो ये रिविजन है, और अगर नहीं पढ़ रहे तो ये आप उसको समझ लें कि किस तरह से हो रहा है। तो अब जो एक और कंसेप्ट है वो है एक्सपेक्टेशन का। एक्सपेक्टेशन एक्चुअली क्या है कि हम ये देखते हैं कि अगर एक इवेंट 100 दफा हो रहा है, 1 लाख दफा हो रहा है, 20 लाख दफा हो रहा है, और हम ये देखना चाहते हैं कि उनकी मीन वैल्यू क्या आ रही है या एवरेज वैल्यू जो है वो हमें क्या देखने को मिल रही है, तो उसको हम एक्सपेक्टेशन कहते हैं। कि अगर तो ये सारे इवेंट्स होते हैं तो एक्सपेक्टेड वैल्यू जो है वो इन सब की क्या आ सकती है। अब इसमें एक कंसेप्ट फिर आता है कि इवेंट्स, अगर तो हर इवेंट के होने का चांस एक जैसा है, तो इसका मतलब है कि वो तो सिंपल आप उन सारे इवेंट्स की एवरेज ले लेंगे तो आपको पता चल जाएगा ये जो है वो आंसर आ गया। लेकिन अगर हर इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी मुख्तलिफ है तो फिर एक्सपेक्टेशन जो है वो हमें उसकी प्रोबेबिलिटी के हिसाब से, वैल्यू के हिसाब से कैलकुलेट करनी पड़ेगी। अब ये क्या बातें मैं कर रही हूँ, इसको पढ़ते हैं और फिर देखते हैं कि एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ ए रैंडम वेरिएबल एक्स। अगर हमें कहा जाए कि किसी रैंडम वेरिएबल एक्स की एक्सपेक्टेड वैल्यू मालूम करें, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं ई ऑफ एक्स के साथ भी, और हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि हम स्क्वायर ब्रैकेट जो है वो यूज कर लें। और रैंडम वेरिएबल हमेशा कैपिटल के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। इट इज अ जनरलाइजेशन ऑफ द वेटेड एवरेज। वेटेड एवरेज का क्या मतलब है कि हम वेट्स असाइन कर देते हैं। अगर मैंने एवरेज लेने हैं, स्टूडेंट 1 के 20 मार्क्स हैं, स्टूडेंट 2 के 18 हैं, स्टूडेंट 3 के जो है वो 19 हैं, तो इनकी एवरेज हम कैसे लेते हैं, S1 S2
प्लस S3/3 टोटल, ये इनकी एवरेज वैल्यू आ जाएगी, यानी एक्सपेक्टेड वैल्यू आ जाएगी। तो लेकिन अगर वेटेड एवरेज है, जिसका मतलब है कि मैं S1 को कोई और वेट असाइन कर लेती हूँ एवरेज में, इसको मैं कहती हूँ कि इसको जो है वो लेट्स से इसके अकर होने का है मे बी 2/3, और मे बी ये 1/3 और एक जीरो। अब इनको तीनों को मैंने एक वेटेड वैल्यू साइन कर दिया है। तो वेटेड का मतलब है कि 2/3 फिर S1 की वैल्यू जो कि 20 है उससे मल्टीप्लाई होगा, और 18 जो है वो 1/3 से मल्टीप्लाई होगा, और 19 जो है वो 0 से मल्टीप्लाई होगा। जिसका मतलब ये है कि मैंने थर्ड स्टूडेंट की के जो नंबर्स हैं उसको कोई अहमियत नहीं दी एवरेज लेने में, यानी मेरे लिए S3 की नंबर्स की कोई वैल्यू नहीं है मेरे आउटकम में, इसलिए मैंने उसको वेट 0 दे दिया। सो वेट क्या है, वो मैयर है, वो ऐसी वैल्यू है जिसके थ्रू हम ये डिसाइड करते हैं कि किसको कितनी अहमियत देनी है। तो एक्सपेक्टेशन जो है वो क्या होती है, वो वेटेड एवरेज है, और इट इज इंट्यूटिवली अरिथमेटिक मीन ऑफ ए लार्ज नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट रियलाइजेशंस ऑफ एक्स, यानी कि बेसिकली क्या है, मीन है। अगर सबको आप इक्वल जो है वो वेटेज दे देते हैं तो ये सारे सिंपली क्या हो जाएंगे, 1/3 और 1/3। और जब ये 1/3 हो जाएंगे तो आप इन सबको ऐसे भी लिख सकते हैं, 1/3 बाय कॉमन ले लें, तो 20 प्लस 18 प्लस 19, ये वही बात आ जाएगी जो कि एवरेज लेने के ऊपर होती है। तो अगर तो इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी एक जैसी है तो ये सिंपल एवरेज बन जाती है, लेकिन अगर सबकी वेटेज मुख्तलिफ है तो हम क्या करते हैं कि उन सबकी वेटेज को अलग-अलग उससे मल्टीप्लाई करते हैं, फिर फाइंड आउट करते हैं कि टोटल एक्सपेक्टेड वैल्यू, एवरेज वैल्यू क्या है विद रिस्पेक्ट टू अवर वेट्स जो हमने वेट्स या हमारी प्रोबेबिलिटीज होती हैं उनको। अब जो है वो यही जो बात मैं कह रही हूँ कि इक्वी प्रोबेबल आउटकम्स, यानी कि हर एक का अगर चांस आने का, उनकी प्रोबेबिलिटीज उनकी बराबर हैं, तो फिर हम उसकी सिंपल मीन कह देंगे, यानी कि सबकी 1/3 थी तो हमने मीन कह दिया। लेकिन अगर सबकी प्रोबेबिलिटीज एक जैसी नहीं है तो फिर हम कौन सा फॉर्मूला एक्सपेक्टेशन का यूज कर रहे हैं, वो ये कि हर एक वैल्यू मल्टीप्लाई बाय उसकी प्रोबेबिलिटी, और ये समेशन का कंसेप्ट होगा कि सम ऑफ सीरीज हो रहा होगा। तो इसको अगर आप एक्सपैंड करें, आई जब 1 होगा तो ये x1 p1 हो जाएगा, आई के 2 होने से x2 p2, फाइनली जब k होगा 1 से शुरू होगा k तक जाएगा, x के pk हो जाएगा। और ये बात हमें पता है कि सबकी प्रोबेबिलिटीज को सम करने से 1 ही आना चाहिए। तो इन सबको जब मल्टीप्लाई करके जो सम होगा वो हम कहेंगे कि जो रैंडम वेरिएबल अकर हो रहा है उसकी एक्सपेक्टेड वैल्यू है। और यही सेम फार्मूला हम तब भी लगा सकते हैं अगर इवेंट्स इक्वली प्रोबेबल हो, बस फर्क सिर्फ इतना है कि इक्वली प्रोबेबल इवेंट में हर जगह सेम प्रोबेबिलिटी आ रही होगी। जैसे अगर 1/6 वाली बात हमने की थी, तो वो सारे 1/6 1/6 1/6 ही आ रहे होंगे, वो आप बाहर कॉमन ले लेंगे, सबके साथ मल्टीप्लाई कर दें, वो आपकी मर्जी होगी। अब जैसे ये है कि एवरेज की मैं बात करी थी, तो डाइस जो वैल्यू है उसको अगर आप रोल करना शुरू करते हैं, अगर आपने 0 दफा रोल किया, 100 दफा डाइस रोल करके देखा क्या वैल्यू आती है, 200 दफा करके देखा है, 300 दफा करके देखा है, तो 1000 दफा भी डाइस रोल करके देखा है, तो आप ये देखेंगे कि जो आपकी ये एवरेज है 3.5, ये मेंटेन होना शुरू हो जाएगी। ये मीन वैल्यू बता रही है ना, यहाँ पे हम उसकी एक्सपेक्टेड वैल्यू निकालने की कोशिश कर रहे हैं कि इवेंट जब हम उसको करते हैं, डाइस को रोल करते हैं, तो फिर क्या हो रहा है। तो अब आप ये देखें कि शुरू में डाइस को रोल करने से मीन वैल्यू थोड़ी सी अब्रप्टली चेंज हो रही थी, लेकिन जैसे जैसे आप ट्रायल्स बढ़ाते जाते हैं तो आप ये देखेंगे कि सब की जो मीन वैल्यू 3.5 के ऊपर ही जाके सेट हो रही होगी। ये यानी कि मैं यूं कहूँ आपको, ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। अगर आप लॉ ऑफ लार्ज नंबर्स जो है ना वो आप एक्सप्लोर करें, जो शायद अगली स्लाइड में भी है, तो आपको अंदाजा होगा कि लेट्स से आप कहते हैं, अब मैं ये बात करती हूँ कि डाइस 1 है, अगर मैं इसको रोल करूंगी तो 6 वैल्यूज आती हैं, 1 2 3 4 5 6, और सबके होने का चांस 1/6 है, 1/6 1/6 1/6। अब आप इसका मतलब यह है कि अब आप 6 दफा डाइस को रोल करें, 6 दफा, तो हर दफा एक दफा एक आना चाहिए, एक दफा 2 3 4 5 6, हर दफा ये 6 की 6 चीजें एक एक दफा तो आनी चाहिए ना। 1/6 का तो यही मतलब है कि हर 6 में से एक इवेंट में 1 की वैल्यू आ जाएगी, हर 6 में से एक इवेंट में 2 की वैल्यू भी आ जाएगी, 3 भी आ जाएगी, तो 6 दफा डाइस रोल करने से तो सारे आ जाएंगे। तो इसका मतलब है कि लूडो में अगर आपकी छठी बारी है तो 6 बारी आप लेते हैं तो उसमें 6 एक दफा लाजमी आएगा। लेकिन ये ऐसा नहीं है, आपको पता है ऐसा नहीं होता। हो सकता है आपका 3 दफा जो है वो 2 आ जाए, हो सकता है आपका जो है वो
मतलब 3 जो है वो 2 दफा आ जाए, 4 आपका 1 दफा आ जाए, 6 आपका आए ही ना, 1 आपका जो है वो आ, 3 दफा आ जाए और बाकी भी इसी तरह आए ही ना। ये पॉसिबिलिटीज बिल्कुल एग्जिस्ट करती हैं। तो अब ये फिर ये क्या बात हुई, इसका मतलब ये बात गलत है 1/6 की। तो ये बात गलत नहीं है, हम बात ये कर रहे होते हैं कि जैसे जैसे हम ट्रायल्स को बढ़ाते जाएंगे तो ओवरऑल ये एवरेज वैल्यू को ये जो प्रोबेबिलिटी है ये मेंटेन कर लेंगे कि लेट्स से मैं 1000 दफा डाइस रोल करती हूँ तो मेरे पास बहुत ज्यादा जो चांस है वो ये है कि वो 1 जो है वो 1/6 दफा आ रहा होगा, 2 भी 1/6 दफा आ रहा होगा, सो ऑन। इसी तरह से इसको 1 लाख दफा कर लूं तो ये जो प्रोबेबिलिटीज हैं वो उन तक आहिस्ता आहिस्ता पहुंचना शुरू हो जाएंगे या इनकी वैल्यूज क्लोज टू दिस वैल्यू जो है वो लाई कर रही होगी, अगर तो डाइस आपका फेयर है। ठीक है, तो इसको हम इस लॉ को हम आगे देखते हैं, बल्कि आप इसको एक्सप्लोर भी करें कि ये क्या होता है। तो जो मैं बात जैसे कही थी ना कि लॉ ऑफ लार्ज नंबर्स, जो सेम यही बात करता है कि जब आप नंबर ऑफ ट्रायल्स जो हैं वो बढ़ाते जाएंगे तो जो प्रोबेबिलिटी का जो जो उनकी प्रोबेबिलिटीज हैं वो उसको ही इवेंचुअली फॉलो करना शुरू हो जाएंगी, जो हमने अज्यूम किया था। अगर आपका डाइस जो है वो फेयर है, फेयर का मतलब है इंसाफ पसंद है, तो फिर अब एग्जांपल ये देखते हैं एक्सपेक्टेशन निकालने की, हमने पहले भी देखी है कि अगर फेयर 6 डाइस को रोल करना है और एक्स का जो आपके पास रैंडम वेरिएबल है वो क्या है, इट इज नंबर ऑफ फेस वैल्यू आफ्टर द टॉस। इस रैंडम वेरिएबल का ये नाम है कि जो भी फेस वैल्यू आती है डाइस को रोल करने के बाद वही इवेंट की वैल्यू होगी। तो अब इसका मतलब है कि 6 पॉसिबल वैल्यूज है, 1 2 3 4 5 6, और सारे इक्वली प्रोबेबल हैं, सबकी 1/6 है। तो एक्सपेक्टेशन क्या होगी, 1 × 1/6, 2 × 1/6, 3 × 1/6, 4 5 6। तो इनकी जो एवरेज वैल्यू है, इनकी एक्सपेक्टेड वैल्यू है वो 3.5 जो है वो आ रही होगी, ये इसकी एक्सपेक्टेशन होगी। अच्छा, एक और एग्जांपल है विकीपीडिया से लिया है। लेट्स से हमारे पास ये जो जुआ खेलने के लिए और जो कसिनो में अगर आप जाएं तो वहां पे एक गेम होती है, यहाँ एक सर्कल बना होता है और इसके ऊपर कुछ इस तरह से नंबर्स लगे होते हैं और आप बॉल थ्रो करते हैं। आप तो खैर नहीं, जो भी अ, हैं लोग वो बॉल थ्रो करते हैं और किसी पर्टिकुलर नंबर में जैसे 9 1 3 कुछ इसमें नंबर्स लिखे हुए हैं, किसी एक नंबर पे चला जाए तो उसको प्राइज मिलता है। ठीक है, उसको कोई डॉलर्स मिलते हैं समथिंग। तो इसको पढ़ लेते हैं एक दफा। इट कंसिस्ट ऑफ ए स्मॉल बॉल और इसमें 38 नंबर की पॉकेट्स होती हैं, किनारों के ऊपर 38 पॉकेट्स अवेलेबल हैं। जैसे ही व्हील घुमाया जाता है तो बॉल जो थ्रो करते हैं वो घूमता है। ठीक है, और इवेंचुअली एक पॉकेट के अंदर जो है वो गिरता है, ये घूम रहा है और इसके अंदर एक किसी पॉकेट के अंदर बॉल जो है वो गिर जाएगा। तो अगर हम रैंडम वेरिएबल एक्स को रिप्रेजेंट करें एक ऐसे आउटकम पे कि $1 की बेट है सिंगल नंबर के ऊपर। ठीक है, अगर तो बेट जीत जाते हैं जिसका मतलब ये है कि हर एक के ऊपर आने की प्रोबेबिलिटी क्या, 1/38, क्योंकि 38 पॉकेट्स हैं। तो एज किसी के अंदर भी बॉल गिर सकता है। तो आपको अगर किसी उस स्पेशल के अंदर गिरेगा तो आपको $35 जो है वो मिलेंगे। अदरवाइज आपको क्या करना पड़ेगा, आपको $1 आपसे ले लिया जाएगा। ठीक है, आप बैठ हार जाएंगे। अब अगर इसकी एक्सपेक्टेड जो प्रॉफिट है गेट करने की कोशिश करें कि कसिनो वाले इससे फायदा कैसे कमाते हैं, कि एक इवेंट के होने की यानी आपको प्राइस मिलने की जो प्रोबेबिलिटी है वो 1/38 है और 35 आपको वैल्यू मिलेगी उससे। लेकिन बाकी जो रिमेनिंग इवेंट्स हैं वो आपके पास कितने बच जाते हैं, वो जितने भी 37/38 इवेंट्स हैं, तो इनके केस में आपको क्या होगा, आपको -$1 जो है वो मिलेगा। तो अब जब इनको आप सम करें तो आपकी एक्सपेक्टेड वैल्यू ये बन रही है, यानी कि जब आप इसको गेम को खेलते जाएंगे तो ओवरऑल हर दफा आपसे इतनी वैल्यू जो है वो निकलेगी जेब से आपके। जिसका मतलब ये है कि आपको गेन नहीं मिल रहा, आपको नुकसान हो रहा है और कसीनो वाले हर सूरत में इससे फायदा उठा रहे हैं। तो शायद आपको अब एडवांटेज या थोड़ा सा अंदाजा हो कि अगर आपने ये मालूम करना हो कि इस गेम से क्या आपको गेन मिल रहा है तो वो हम एक्सपेक्टेशन से फाइंड आउट कर सकते हैं अगर हम अपने रैंडम वेरिएबल को इंटेलिजेंटली सोच लें। तो इन सारे कंसेप्ट को समझने के बाद अब हम अपने रैंडमाइज एल्गोरिथम के ऊपर आते हैं कि हम उनका रन टाइम कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो हमारे पास दो केसेस होंगे, सिनेरियो 1 और 2। एक में हम रैंडमली देखेंगे और एक में हम वर्स्ट केस एनालिसिस देखेंगे। पहली चीज है आपने अपना एल्गोरिदम लिखा। अब इनपुट का फैसला चूंकि हमारे कंट्रोल में नहीं है, हम ये अज्यूम करते हैं कि इनपुट जो है वो बुरी आ सकती है। तो
उस केस में क्या होगा, उस केस में एल्गोरिदम आपका रैंडमाइज एग्जीक्यूट होगा और आपको उसका टाइम पता चल जाएगा, जो भी है वो आप अंदाजा आ जाएगा। एक और केस है कि आप एल्गोरिदम लिखते हैं, आपके लिए इनपुट भी बुरी डिसाइड होती है, लेकिन आपकी रैंडमनेस के ऊपर भी कोई और कंट्रोल ले जाता है। यानी आपने डिसाइड किया हुआ था कि मैं डाइस रोल करूंगा, 6 एलिमेंट की अरे है, उनमें से कोई भी डाइस के रोल करने से जो भी फेस वैल्यू आएगी वही एलिमेंट पिक होना चाहिए, ये रैंडमनेस है। लेकिन अगर इस रैंडमनेस के ऊपर भी कोई कंट्रोल ले ले, यानी कि आपकी रैंडमनेस भी हमेशा गलत जवाब दे रही हो, यानी हो सकता है कि आखिरी वैल्यू आने के ऊपर हमें सबसे ज्यादा नुकसान हो, तो यहाँ पे जो आपका बुरा गाय है या आपकी जो रैंडमनेस है वो भी वर्स्ट केस के अंदर बिहेव करना शुरू कर दे, तो फिर क्या होगा। तो ये दो तरीके होंगे जिसके ऊपर हम रैंडम एल्गोरिथम्स को चेक कर रहे होंगे। तो सिनेरियो 1 के अंदर जो रनिंग टाइम होगा एल्गोरिदम का, वो रैंडम वेरिएबल के थ्रू हम कैलकुलेट कर रहे होंगे और हम इसको एक्सपेक्टेड रनिंग टाइम के तौर पे देख रहे होंगे कि ओवरऑल ये क्या है, क्योंकि हर दफा तो वो रैंडमली बिहेव कर रहा होगा, हर दफा एक रैंडम होगा, एक इवेंट अगर होगा तो हम उसकी ओवरऑल उसको ज्यादा ट्रायल्स के साथ भी गुजार के हम उसका एक्सपेक्टेड रनिंग टाइम कैलकुलेट कर रहे होंगे कि मीन वैल्यू उसकी क्या पॉसिबली आ सकती है, और वही हम उसके टाइम को देख लेंगे। तो सिनेरियो 2 में हमारे पास क्या होगा कि वो रैंडमनेस खत्म हो गई है, क्योंकि अब रैंडमली भी जो रैंडम इवेंट था उसको भी किसी बैड गाय ने फिक्स कर लिया। तो इसको हम कहेंगे कि ये हमारा वर्स्ट केस रनिंग टाइम है ऑफ रैंडमाइज्ड एल्गोरिदम। ठीक है, तो हम दो तरीके से इस तरह अपने एल्गोरिदम को एनालाइज कर रहे होंगे। अब हम बोगो सॉर्ट को देखते हैं कि बोगो सॉर्ट क्या चीज है। बोगो सॉर्ट में हमारे पास सॉर्टिंग का एल्गोरिदम है जिसमें हम ये कहते हैं कि हमारे पास एक ही अरे है, ठीक है, उसमें कोई भी एलिमेंट हो सकते हैं, 3 0 -1 2। हम ये कहते हैं कि हमारा लूप सारी जिंदगी चलता रहेगा, ठीक है, जब तक कि हमारी ख्वाहिश के मुताबिक काम नहीं पूरा हो जाता। हम क्या करेंगे, एक को परम्यूट करेंगे। परम्यूट करने से क्या मतलब है, अगर मेरे पास है 2 3 5, तो मैं जिसके सारे पॉसिबल आउटकम्स देखने हैं तो वो क्या हो सकते हैं, 2 5 3। इसी तरह से अगर मैं 3 को पहले रख लूँ तो 3 2 5, 3 5 2। इसी तरह से 5 को पहले रख लूँ तो 5 2 3 और 5 3 2, और आउटकम्स जो है वो खत्म हो गए। तो ये टोटल है 6, और आपके पास नंबर्स थे टोटल 3। इसी तरह से आप इसको एन को जो है वो 2 रख के देखें, एन को 4 रख के देखें, और फिर देखें आपके आउटकम्स कितने होंगे, और आप वेरीफाई करें कि ये जो टोटल आउटकम्स है ये एन फैक्टोरियल बन रहे हैं। ठीक है, क्योंकि 3 थे ना, 3 का फैक्टोरियल जो है वो 6 है। इसी तरह से अगर 4 होगा तो उसका फैक्टोरियल जो है वो हमारे पास 24 होगा, तो 24 वैल्यूज बनेगी। अब हम करते ये हैं कि हमने कहा है कि हम ए को रैंडमली परम्यूट करेंगे, इसकी परम्यूटेशन कोई निकालेंगे रे की, और अगर वो परम्यूटेशन जो है वो सॉर्टेड है तो हम कहेंगे वाह जी वाह, हमने सॉर्ट कर लिया। और अगर वो सॉर्टेड नहीं है तो फिर हम दोबारा से इस एल्गोरिथम को चलाएंगे, दोबारा एक नई परम्यूटेशन निकालेंगे, फिर इसको चेक करेंगे, सो ऑन। इसको चलाते रहेंगे, इवेंचुअली इसकी जितनी टोटल परम्यूटेशन हैं तकरीबन ये एन फैक्टोरियल टाइम्स चलता रहेगा लूप, और कोई एक परम्यूटेशन ऐसी निकल आएगी जो कि सॉर्टेड होगी। क्योंकि ये तो बिल्कुल पॉसिबल है, क्योंकि हमारे पास इस सब के अंदर ये वाली परम्यूटेशन सॉर्टेड है। इसी तरह से इस तरह को भी जब आप करते जाएंगे तो कोई एक परम्यूटेशन ऐसी आएगी जो सॉर्ट हो जाएगी। तो अब जो है वो आपने ये देखना है एक दफा कि इसमें जो टाइम लग रहा है वो किस लेवल के ऊपर लग रहा है, परम्यूटेशन फाइंड आउट करने के ऊपर और सिर्फ ये चेक करने के ऊपर अरे सॉर्टेड है कि नहीं। ठीक है, अरे सॉर्टेड होने का टाइम तो कोई नहीं खास होता, वो आपको पता है, सिर्फ यही चेक करना है, एक एन टाइम्स आइट्रेशन चलानी है, पहले वाला दूसरे से छोटा, दूसरी वाला तीसरे से छोटा, एंड सो ऑन, तो आपको पता चल जाएगा वो सॉर्टेड है कि नहीं। लेकिन परम्यूटेशन के ऊपर डिपेंड कर रहा है इस एल्गोरिदम का टाइम कि ये कितने टाइम में हो रही है। अब इसके लिए आप स्टडी करें कि बिग O ऑफ एन के अंदर ये कैसे हो सकता है। उसके लिए मैं आपको पॉइंटर देती हूँ कॉमन की ही बुक का, उसमें हायरिंग प्रॉब्लम के अंदर आप जाके स्टडी करें कि हायरिंग प्रॉब्लम में वो किस तरीके के साथ रैंडमाइज एल्गोरिदम में परम्यूटेशन जनरेट करता है। पहले तो खुद सोचें कि बिग O ऑफ एन में मैं, अगर मुझे कोई क्वेश्चन आ जाता है कि अरे आपके पास है और आपको उसकी परम्यूटेशन जनरेट करनी है ऑल पॉसिबल, पहले काम आपने ये करना है कि जनरेट ऑल पॉसिबल परम्यूटेशन ऑफ योर अरे। ठीक है, ये आपने खुद करना है, और फिर जब आप कर लेंगे तो आपने फिर इसको क्रॉस चेक करने के लिए हायरिंग प्रॉब्लम में जाके वो चेक करना है कि वो परम्यूटेशन किस तरह से जनरेट होती है।
तो हम इस टाइम पे अज्यूम करेंगे कि जो हम परम्यूटेशन वाला काम कर रहे हैं वो बिग ओ ऑफ एन के अंदर हो जाता है आराम से। अब इसी के हिसाब से हम जो है वो आगे अपनी कैलकुलेशंस टाइम की करेंगे। तो अब चूंकि यहाँ पे आ गई है एक्सपेक्टेशन, वो रैंडम बिहेवियर आ गया, तो अब हमें अपने रैंडम वेरिएबल्स की इन्वॉल्वमेंट की जरूरत पड़ गई है। तो पहले तो हमें ये सोचना है कि हमने अपना रैंडम वेरिएबल रखना क्या है। रैंडम वेरिएबल जो है ये इस टाइम इंडिकेटर रैंडम वेरिएबल जो है ना वो मैं इस्तेमाल कर रही हूँ, जिसमें ये होगा कि उसकी वैल्यू 1 होगी अगर तो ए सॉर्टेड होगा, यानी ये पहली आइट्रेशन आपने चलाई, ये हर आइट्रेशन के बाद इसकी वैल्यू होगी, नहीं जितनी आइट्रेशन होंगी एक्स की उतनी वैल्यूज होंगी। हर आइट्रेशन के बाद अगर तो जो ए है वो जो 1 सॉर्टेड है आफ्टर आइट्रेशन आए, तो इसका मतलब ये है कि उसकी वैल्यू 1 है, अदरवाइज 0 है। यानी एक्स आए सिर्फ एक ही दफा 1 होगा, अदरवाइज सारे केसेस में वो 0 होगा। यानी कि जैसे ही अरे सॉर्टेड होगी फंक्शन रिटर्न कर देगा। ये मेरे रैंडम वेरिएबल की वैल्यू है। अब ये है कि एक्सपेक्टेशन क्या है। एक्सपेक्टेशन अब यहाँ पे हमें पहले तो ये देखना है कि नंबर ऑफ आइट्रेशंस कितनी है, और चूंकि हमें ये पता है कि सारी वैल्यू 0 होंगी और एक ही 1 होगी, तो अगर आप इसको बना भी लें तो जो है वो 1 आपकी 1 पहले होने की 1 n बाय 1 1 बाय n फैक्टोरियल है, दूसरे की 0 बाय n फैक्टोरियल एंड 0 बाय n बाय ये 0 बाय n फैक्टोरियल सो ऑन। सारे इवेंट्स की 0 होगी, सिर्फ एक इवेंट की 1 होगी, तो जब सम करेंगे तो वो टोटल 1 बाय n फैक्टोरियल टोटल एक्सपेक्टेशन आपकी आ जाएगी। सारे इवेंट्स इक्वली प्रोबेबल भी हैं। अब क्या है कि एक्सपेक्टेशन ऑफ कि नंबर ऑफ आइट्रेशंस ऑफ until A is sorted, यानी कितनी आइट्रेशंस गुजरेंगी जिसके बाद आपकी जो अरे है वो सॉर्टेड होगी। तो हम रफली अंदाजा कर रहे हैं कि चूंकि n फैक्टोरियल टाइम्स ये लूप मैक्सिमम या मैक्सिमम से थोड़ा ज़्यादा भी चल सकता है, तो n फैक्टोरियल के अंदर हमारा काम हो जाएगा। तो हम कहेंगे कि n फैक्टोरियल एक्सपेक्टेड वैल्यू है जिसके ऊपर आपकी अरे जो है वो सॉर्ट हो जाएगी। अब रनिंग टाइम कैसे कैलकुलेट करना है। रनिंग टाइम अगर है एक्सपेक्टेड वैल्यू हम ले रहे हैं, तो इसमें हमें पता है कि नंबर ऑफ आइट्रेशंस जितनी दफा वो चला और हर आइट्रेशन में कितना टाइम लगा, ये दो बातें हैं। और हर आइट्रेशन का टाइम हमें पता फिक्स है, तो वो अगर कांस्टेंट वैल्यू है तो चूंकि ये रैंडम नहीं है इसको हम बाहर ले जाते हैं। और जो चीज़ रैंडम है वो ये है कि नंबर ऑफ आइट्रेशंस कितनी चल रही है वो अब हमें नहीं पता, वो रैंडम बिहेवियर के तौर पर चल रही है। तो नंबर ऑफ आइट्रेशंस टाइम पर आइट्रेशन हमने कहा है कि परम्यूटेशन का जितना टाइम हमें लगेगा वही है, वो बिग ऑफ एन है। और नंबर ऑफ आइट्रेशन हमें पता है कि एन फैक्टोरियल है। तो हमने इसको क्या कर दिया एन डॉट एन फैक्टोरियल, और ये बहुत बड़ी वैल्यू बन जाती है। ठीक है, इसका मतलब है कि बोगस सॉर्ट बिल्कुल बेकार काम है, इसको आपको नहीं। क्वेश्चन ये है कि अब इसका वर्स्ट केस रनिंग टाइम का एनालिसिस करना है, जिसका मतलब ये है कि हमारा अब रैंडमनेस पे भी किसी का कंट्रोल आ गया, यानी परम्यूटेशन भी अब अपने वर्स्ट बिहेवियर पे चली गई। यानी वर्स्ट परम्यूटेशन अगर जनरेट हो रही है हमारे पास हमेशा, तो इसका मतलब ये है कि अरे कभी सॉर्टेड हो ही नहीं सकती अगर वर्स्ट परम्यूटेशन है। तो इसका जो टाइम है वो अगर आप सोचें और करें थोड़ी देर बाद और फिर पॉज करके देखें, तो इसका जो इनफिनिट टाइम जो है ना वो इसका एग्जिस्ट कर रहा होगा। यानी ये तकरीबन पहुंचेगा ही नहीं, क्योंकि एन पहले ही एन इंटू एन फैक्टोरियल वो बहुत बड़ी वैल्यू है, और उसके बाद अगर ये भी वर्स्ट हो जाए तो फिर तो हमारे हाथ से चीजें निकल गई। अब हमने सीखा क्या है, हमने दो तरीकेकार देखे हैं, एक एक्सपेक्टेड रनिंग टाइम, एक वर्स्ट केस रनिंग टाइम। एक्सपेक्टेड रनिंग टाइम में हम रैंडम इवेंट्स के ऊपर जो है वो उनका टाइम कैलकुलेट करते हैं, और अगर हमारे रैंडम उसके ऊपर रैंडमनेस के ऊपर भी कोई कंट्रोल ले ले तो वो वर्स्ट केस रनिंग टाइम एल्गोरिथम का बन जाता है। तो हमने अब जो बाद में भी अपना क्विक सॉर्ट लेक्चर 2 में हम देखेंगे वो होता है कि लेक्चर 3 में ये देखेंगे कि हम उसका एक्सपेक्टेड रनिंग टाइम जो है वो किस तरह से कैलकुलेट कर रहे होंगे।